माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय बच्चन जी, देवियों और सज्जनों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यानमाला के इस 2 दिवसीय समारोह में आप सभी विद्वज्जनों का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में आकाशवाणी इस भाषणमाला का आयोजन सन 1969 से प्रतिवर्ष करती रही है। यह वर्ष राजेंद्र बाबू की जन्म शताब्दी का है, अतः हमें अत्यंत हर्ष है कि माननीय वक्ता ने व्याख्यानों का विषय भी ऐसा चुना है जिससे राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिल सके। इस वर्ष के माननीय वक्ता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम से कौन नहीं परिचित है। एक नई काव्यधारा के रचयिता और रस सिद्ध कवि के रूप में उनकी ख्याति पहले ही सर्वत्र फैल चुकी थी। अब इधर कुछ वर्षों में गद्यकार के रूप में, विशेष रूप से आत्मकथाकार के रूप में भी उन्होंने अपनी असाधारण बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व का परिचय दिया है। आत्मकथा में हमें कथाकार के चरित्र एवं मानवीय गुणों की झांकी मिलती है। बच्चन जी की आत्मकथा में उनकी सहजता और संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा की भूमिका में लिखा है, उद्धृत करता हूँ, मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती स्मृतियों को चित्रित न कर डालूंगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। मेरी जिन अभिव्यक्तियों से आपके मन को भी यत्किंचित शांति मिलती रही है, मैं उन्हें अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत करता रहा हूँ। इसी विश्वास के बल पर मैं यह आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। उद्धरण समाप्त। हिंदी का एक महान आत्मकथाकार देश की एक महान विभूति की आत्मकथा पर अपने विचार प्रस्तुत करे, यह आकाशवाणी हमारे सभी श्रोताओं और साहित्य प्रेमियों के लिए अनुपम संयोग है। बच्चन जी ने अपनी वयस व व्यस्तता के बावजूद हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। इस समारोह के अध्यक्ष श्री अक्षय कुमार जैन देश के सुविख्यात पत्रकार और लेखक हैं। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस व्याख्यानमाला की अध्यक्षता स्वीकार करके हमारे मनोबल को बढ़ाया है। मैं अपने सभी श्रोताओं का भी आभारी हूँ, विशेषकर आपका जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं। अब मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने प्रथम दिवस के व्याख्यान को आरंभ करें। बंधु और अक्षय जी, देवियों और सज्जनों, संभवतः आप लोगों को विदित होगा कि आकाशवाणी दिल्ली की ओर से कई वर्षों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला आयोजित की जाती रही है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर देश के जाने माने किसी विद्वान को आमंत्रित किया जाता है कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के किसी पक्ष पर अथवा लोकोपयोगी किसी विषय पर 2 व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करे। मैं आकाशवाणी के अधिकारियों का, विशेषकर आकाशवाणी के महानिदेशक श्री सुशील स्वरूप वर्मा के प्रति आभारी हूँ कि इस वर्ष योजना के अंतर्गत अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। जब मैंने उनसे पूछा कि व्याख्यान का विषय आप क्या रखना चाहेंगे, तब उन्होंने कहा, आप जो भी उचित समझें। यानी विषय के चुनाव का भार उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मशती जयंती का वर्ष है। मुझे लगा इस वर्ष उचित यही होगा कि व्याख्यान का विषय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबद्ध हो। व्याख्यान का विषय मैंने चुना आत्मकथाकार राजेंद्र प्रसाद।
मुझे आशा है जयंती वर्ष में आप इस विषय का औचित्य अनुभव करेंगे। इसके प्रति मैं कितना न्याय कर सकूंगा, यह निश्चय मेरी योग्यता क्षमता से परिसीमित होगा। फिर भी मुझे विश्वास है कि इस विषय पर जो मुझे कहना है वो आप उदारतापूर्वक सुनेंगे। 2 व्याख्यानों का विभाजन मैंने इस प्रकार किया है: विषय प्रवेश और तथ्य, दूसरा मूल्यांकन और उपसंहार। आत्मकथा को जिस रूप में हम आज जानते हैं उसकी परंपरा हमारे प्राचीन साहित्य में नहीं मिलती। संभवतः प्राचीन काल में सृजकीय अनुशासन का यह प्रमुख अंग था कि सृजक अपने अहम को पूर्णतया दमित श्रमित कर दे। कृति प्रस्तुत की जाए, कृतिकार कहीं नहीं। उत्कट उदाहरण कालिदास का है। अपने विषय में बिल्कुल मौन रहने के कारण उनकी जन्मभूमि के दावेदार कश्मीर से लेकर केरल तक मिलेंगे। होमर के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है: फुल 7 villages claimed for Homer dead, through which blind Homer begged his daily bread। हिंदी साहित्य के आदिकाल में, जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है, प्रायः 7वीं-8वीं शताब्दी का समय इस देश में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा खूब चली। मैं स्वीकार करना चाहूँगा कि इस काल की कृतियों से मेरा परिचय प्रायः नहीं के बराबर है, पर मेरा अनुमान है कि अपने नायक का गुणगान करने वाले अपने विषय में कुछ कहने का साहस शायद ही कर पाते हों। भक्ति काल तक आते आते कविगण यदा कदा अपने प्रति, अपने चरित्र, अनुभवों, संघर्षों के प्रति सचेत होने के संकेत देते हैं। विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा सब ने अपने काव्य में कहीं न कहीं अपने जीवन की झांकियाँ दी हैं। इन्हें हम आत्मकथा तो नहीं कह सकते, आत्मकथ्य की संज्ञा दे सकते हैं। इन्हें हम बीज रूप में आत्मकथा मान सकते हैं। मेरी दृष्टि में तुलसी ने अपने विषय में सबसे अधिक झांकियाँ दी हैं तो सूर ने सबसे कम। तुलसी अपने समय की स्थिति के विषय में भी पर्याप्त संकेत देते हैं। और मध्य युग में ही एक ऐसी कृति आती है जिसे हिंदी की सर्वप्रथम आत्मकथा होने का गौरव प्राप्त है: बनारसी दास का अर्ध कथानक। यह 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी के प्रारंभ में लिखा गया था। ऐतिहासिक घटना अकबर की मृत्यु का उसमें जिक्र है जो 1605 में हुई थी। अर्ध कथानक की विशिष्टता इस बात में है कि एक सामान्य कवि नागरिक की हैसियत से अपने समय समाज का प्रतिनिधि बनकर अपनी कथा संक्षेप में कहता है। पृष्ठभूमि में अपने देश काल की राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। पद्य में लिखित किसी अन्य आत्मकथा का हमें पता नहीं। इसके बाद आत्मकथा हिंदी में आती है तो गद्य के विकास के बाद पश्चिमी, विशेषकर अंग्रेजी साहित्य के संपर्क प्रभाव में आने पर इस देश में मध्य युग का विद्वत समाज एक और आत्मकथा से परिचित था जो विधिवत आत्मकथा थी और डायरी के रूप में लिखी गई थी। मेरा संकेत बाबरनामा की ओर है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बाबर को सैनिक के साथ कवि और डायरी लेखक के रूप में याद किया गया है। उसके संस्मरण को फ्रैंक एंड एंगेजिंग मेमोयर्स माना गया है, जिसमें बातें खुलकर कही गई हैं और ऐसे तरीके से कि उनमें पकड़ हो। मेरी समझ में आत्मकथा का सर्वश्रेष्ठ गुण इन्हीं 2 बातों में निहित है। बाबरनामा तुर्की में लिखा गया था। उसका अनुवाद मिसेस A.S. बीवरिज द्वारा अंग्रेजी में हो चुका है। संपूर्ण तो नहीं, पर उसके कतिपय उद्धरणों को देखने का मुझे अवसर मिला है, जिनसे भी बाबर के ईमानदार, सशक्त और विविध रुचि संपन्न व्यक्तित्व की झांकी मिलती है। मुगल काल में बाबरनामा के 4 अनुवाद फारसी में किए गए तुर्की से।
इनमें से एक हिंदी के जाने माने कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। काश वे अपना अनुवाद हिंदी में करते, हिंदी आत्मकथा का इतिहास बदल जाता। बाबर के बाद उसके प्रपौत्र जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, तुज़ुक-ए जहांगीरी, जो फारसी में थी, जिसका अनुवाद मिस्टर ए रोजर्स ने अंग्रेजी में किया है। उसके भी कतिपय अंश मैंने देखे हैं। इस ग्रंथ में जहांगीर ने अपने व्यक्तित्व, चरित्र और अपने समय की घटनाओं का वर्णन ईमानदारी के साथ किया है, पर कुछ अप्रिय सच्चाइयों पर पर्दा भी डाला है। उदाहरणार्थ, अपने पिता के प्रति सलीम के रूप में विद्रोह, नूरजहां के साथ अपने विवाह और अपने प्रतिद्वंदी भाई खुसरो की मृत्यु, इनके संबंध में वो प्रायः मौन है। तुज़ुक-ए जहांगीरी का साहित्यिक महत्व इतना नहीं माना गया जितना बाबरनामा का। 18वीं सदी में उर्दू के कविवर नासिक के शब्दों में शायरा मीर ने अपनी आत्मकथा जिक्र मीर के नाम से लिखी, जिसका बहुत दिनों तक पता न था और जो डॉक्टर अब्दुल हक द्वारा संपादित होकर अंजुमन तरक्की उर्दू द्वारा 20वीं सदी में प्रकाशित हुई। प्रसन्नता की बात है कि जिक्र मीर का अनुवाद हिंदी में हो चुका है। पुस्तक मैंने पढ़ी थी, मेरे पुस्तकालय में भी थी, इस समय मिल नहीं रही है। जिक्र मीर छोटी सी पुस्तक पर बहुत महत्वपूर्ण। ये मीर के रंजो गम और गुर्बत मुसीबतों की कहानी है। साथ ही ये नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों के बाद पतनशील मुगलों के उजड़े दयार, दिल्ली और अवध के नवाबों की सफुन परस्ती और अय्याशी में पलते लखनऊ की भी कहानी है। मीर एक आदर्शवादी तेवर अख्तियार कर अपने जीवन के कष्टों को झेलते हैं और शेर सफुन की दुनिया में जो उपलब्धि उन्होंने की है उस पर संतोष और गर्व करते हैं। विचित्र है, अपनी आत्मकथा में अपनी शायरी के बारे में सबसे कम और अपने ख़ानदान के सूफी दर्शन के बारे में सबसे अधिक कहते हैं। मेरी ऐसी धारणा है कि मीर अपने जीवन की कतिपय कमजोरियों को आत्मकथा में छिपाते हैं, जिन्हें वे अपनी शायरी में नहीं छिपा सके थे। सुबह चमन का जलवा हिंदी बुतों में देखा, संदल भरी जबी है ओठों की लालियां हैं। लड़के बरहमनों के संदल भरी जबी ने हिंदोस्तान में देखे तो उनसे दिल लगाया। कैफियते अत्तार के लौंडे में बहुत हैं, उस नुस्खे की कोई न रही मुझको दवा याद। मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। उस बरहमन और अत्तार के लड़के का कोई जिक्र मीर में नहीं है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नर माशूक रखना सूफी साधना का आधारभूत अंग था और उसमें कोई बुराई नहीं देखी जाती थी। बाबरनामा में भी इसका जिक्र है। आज ही मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में पढ़ा कि जिस लड़के से उनका प्रेम था उसका नाम बाबरी था। पश्चिमी प्रभाव से असंपृक्त भारत की धरती पर आत्मकथ्य, डायरी, संस्मरण अथवा आत्मकथा का जो रूप विकसित हुआ उसके उदाहरण हैं बाबरनामा, अर्ध कथानक, तुज़ुक-ए जहांगीरी और जिक्र मीर। इन सब में लेखक अपनी दृष्टि से बाह्य संसार को देखता है और जब अपने को देखने का अवसर आता है तब प्रायः अपना वही रूप प्रस्तुत करता है जिसमें वो संसार में जाना माना जाता है। अपने बारे में लिखने के कारण वो कुछ ऐसा बताना या कहना नहीं चाहता जो संसार को मालूम नहीं है। एक शब्द में, वो अपने अंतर मन में नहीं बैठता। वो अपने जीवन की कमियां, कमजोरियां, त्रुटियां क्यों जग जाहिर करे। ऐसी मनोवृत्ति का एक सूत्र शायद मैंने महाभारत में पढ़ा था कि आर्य न अपने गुणों का वर्णन करे और न अपने अवगुणों का। गुणों पर स्वाभाविक ही लोग संदेह करेंगे और अवगुणों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास। आत्मकथा का एक बिल्कुल नया और बहुत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा पश्चिम ने, ईसाइयत ने। ईसाई धर्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जन्मना पापी है। मैन सफर्स फ्रॉम ओरिजिनल सिन।
पर इस पाप की मुक्ति हो सकती है यदि वो अपने पापों को स्वीकार करे, उसके लिए पश्चाताप करे। कैथोलिक चर्चों में रिपेंटेंस बॉक्सेस होते हैं, पश्चाताप कटघरे। ये ऐसा बना होता है कि उसके अंदर जब पादरी बैठता है तो उसको किसी तरफ से कोई नहीं देख सकता, सिर्फ उसके मुंह के सामने एक गोल छेद होता है जिस पर जाली चढ़ी रहती है। पश्चातापी बगल के एक दूसरे साथ लगे कटघरे में बैठता है, उसे भी कोई नहीं देख सकता और उसके मुंह के सामने भी जालीदार एक छेद रहता है। पश्चातापी अपने छेद से सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने गुनाहों को स्वीकार करता है और उसके लिए क्षमा चाहता है, और पादरी उसके लिए प्रार्थना करता है, और ऐसा विश्वास है कि वो उसकी पाप से मुक्ति हो जाती है। न पश्चातापी पादरी को देखता है, न पादरी पश्चातापी को, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनता है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जीवन जो सामान्य रूप से करता है वही साहित्य करता है, उसी को कुछ विशिष्टता देकर, उसका कुछ परिष्कार करके। चौथी 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत उत्तरी अफ्रीका में हिप्पो नामक स्थान में एक सामान्य सा व्यक्ति था जिसका नाम आरेलियस ऑगस्टीनस था। उसने पादरी के सामने अपने पापों को स्वीकार करने के स्थान पर अपने पापों को लिख डाला, जो बाद में कन्फेशंस के नाम से जाना गया, और उसका लेखक सेंट ऑगस्टीन के नाम से। यूरोप की धरती पर यह पहली आत्मकथा थी जिसमें सेंट ऑगस्टीन लड़कपन में अपनी माता के प्रति प्रेम, जवानी में अपने वासनापूर्ण कुकर्मों और पापों तथा कालांतर में उनके प्रति घृणा, पश्चाताप और उनसे मुक्त होने के आत्मिक संघर्ष, और अंत में ईसा के चरणों में शरण पाने की कथा बड़ी ही सजीव और रोचक शैली में कहता है। 1000 वर्षों तक सेंट ऑगस्टीन का कोई अनुयायी न था। 16वीं सदी में फ्रांसीसी लेखक मोंटेन ने आत्मकथात्मक कुछ लिखने के ध्येय से ऐसे निबंध विधा का आविष्कार किया, और 107 अध्यायों में उसने अपना जीवन और अपने रुचि रस के विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। विशुद्ध आत्मकथा तो इन निबंधों को नहीं कह सकते, पर उसकी भूमिका जो मोंटेन ने लिखी वो किसी भी आत्मकथा लेखक के लिए आज भी आदर्श मोटो हो सकती है। प्रसंगवश बता दूं कि जब मैंने अपनी आत्मकथा लिखी तो मैंने उसे अपना मोटो बनाया। भूमिका यह थी, मोंटेन जो भूमिका देता है। पाठकों, यह किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफी का पहला आदर्श वो ईमानदारी से लिखी हुई है। मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू और निजी रहा है। इसके द्वारा परसेवा अथवा आत्मश्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ऐसा ध्येय मेरी क्षमता से परे है। इसे मैंने अपने संबंधियों और मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार किया है कि जब मैं न रहूं, और ऐसी घड़ी दूर नहीं है, तब इन पृष्ठों में मेरे गुण स्वभाव के कुछ चिन्ह संचित कर सकें, और इस प्रकार जिस रूप में उन्होंने मुझे जीवन में जाना है उससे अधिक सच्चे और सजीव रूप में वे मुझे अपनी स्मृति में रख सकें। इसको मैं रेखांकित करना चाहूँगा। ऑटोबायोग्राफी को, आत्मचरित्र को ज़्यादा सजीव और जीवंत होना चाहिए जीवन से भी। अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता, मोंटेन ही कह रहा है, अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो मैं अपने आप को और अच्छी तरह सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुन कर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण स्वरूप में देख सकें, सहज, निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। मैं अपने गुण दोष जगजीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। तीसरी बात, ऑटोबायोग्राफी या आत्मचरित्र में कितना कहा जा सकता है, मोंटेन भी मानता है, उसे लोकशील से मर्यादित होना चाहिए। यदि मेरा जन्म
उन जातियों में हुआ होता जो आज भी प्राकृतिक नियमों की मूलभूत स्वच्छंदता का सुखद उपभोग करती हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बड़े आनंद से अपने आप को आपादमस्तक एकदम नग्न उपस्थित कर देता। इस प्रकार पाठकों, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूं और मैं कोई वजह नहीं देखता कि आप अपनी फुर्सत की घड़ियां ऐसे नगण्य और निरर्थक विषय पर सर्फ करें। इसलिए मॉन्टेन की विदा स्वीकार कीजिए। 1 मार्च 1580, प्राय 400 वर्ष पहले इस बड़े लेखक ने आत्मकथा का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। मोटो कम से कम उसकी भूमिका जो है, ऐसे को मैंने पहले ही कह दिया कि उसे भूमिका नहीं कह सकते, हालांकि उसके जीवन की बहुत सी झांकियां इन एसेज में मिलती हैं। 17वीं सदी में जब जॉन बनियन ने ग्रेसेस अबाउंडिंग लिखी, तब सेंट ऑगस्टीन के चरण चिन्हों पर ही चला। यह भी एक पापी की प्रभु ईसा के चरणों में शांति पाने की कहानी है। आध्यात्मिक अनुभवों की निष्ठा और आस्था से लिखी, इसे हम अंग्रेजी की पहली आत्मकथा मान सकते हैं। 18वीं सदी में पश्चिम में 3 विशिष्ट आत्मकथाएं लिखी गईं: रूसो की कन्फेशंस, गिबन की मेमोइर्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी। ध्यान देने की बात है कि रूसो ने अपनी आत्मकथा को वही कहा जो सेंट ऑगस्टीन ने कहा था, कन्फेशंस। इससे फिर एक बार ये सिद्ध होती है कि पश्चिमी आत्मकथा ईसाई धर्म के रिपेंटेंस से जुड़ी है। फ्रांसीसी रूसो दार्शनिक और चिंतक है। अंग्रेज गिबन इतिहासकार है। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और अमरीकी बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रख्यात राजनयज्ञ। फिर भी 18वीं सदी में आत्मकथा एक सुनिश्चित विधा हो गई है। लेखक की रुचि, ज्ञान, कर्म क्षेत्र, अनुभूतियों की विविधता के बावजूद हम आत्मकथा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है। अधिकारी आत्मकथा लेखक वही माना जाएगा जिसने अपने जीवन में किसी प्रकार की विशिष्टता प्राप्त कर ली है, और लोक स्वीकृति अथवा लोकप्रियता उसी आत्मकथा को मिलेगी जिसमें लेखक की मानवीयता सबसे ऊपर उभर कर व्यक्त हुई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन और गिबन की आत्मकथाएं उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी रूसो की। रूसो अपनी मानवीयता को जितनी सुस्पष्टता से प्रक्षिप्त कर सका है, उतनी गिबन और फ्रैंकलिन नहीं। पश्चिमी साहित्य में 19वीं सदी रूमानियत की सदी मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष करता है और समाज के बंधनों को तोड़कर सोचने, कहने और करने का अपना अधिकार मानता है। आत्मकथाओं के लिए इससे अधिक अनुकूल और उपयुक्त समय शायद ही कल्पित किया जा सकता। पर आश्चर्य होता है ये देखकर कि इस युग में आत्मकथात्मक लेखन तो बहुत किया गया, पर कोई विशिष्ट आत्मकथा सामने नहीं आई। काश बायरन या शेली या वर्ड्सवर्थ अपनी आत्मकथा लिखते। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिस मनोवृत्ति से वर्ड्सवर्थ ने अपना प्रिल्यूड लिखा, उससे बड़ी अच्छी आत्मकथा लिखी जा सकती थी। ये बात फिर दोहराई जा सकती है कि व्यक्तित्व की विशिष्टता सफल आत्मकथा की प्राथमिक आवश्यकता है। 19वीं सदी में जितना आकर्षण वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली के व्यक्तित्व के लिए था, उतना जॉन रस्किन, जॉन स्टुअर्ट मिल अथवा कार्डिनल न्यूमन के लिए नहीं, जिनके आत्मकथात्मक लेखन उपयोगी और किसी अंश में रोचक होकर भी लोकरंजक अथवा लोक प्रेरक नहीं बन सके। काल क्रम में विकसित होती आत्मकथा पश्चिम में 20वीं सदी के
7वें दशक तक पहुंचती ऑटोबायोग्राफी से एंटी ऑटोबायोग्राफी हो गई है। जैसे पोएट्री से एंटी पोएट्री, अपने देश में कविता से अकविता। आंद्रे मालरो ने 1967 में अपने मेमोयर को एंटी मेमोयर कहा है। मालरो अपनी स्मृतियां तिथि क्रम में नहीं जगाता, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। किसी विषय की चर्चा करते समय आगे पीछे जो कुछ उससे संबद्ध हो उसके विषय में वो कहने लगता है। मॉन्टेन ने ऐसे अथवा निबंध को परिभाषित किया था लूज सैली ऑफ द माइंड, विचारों का स्वच्छंद प्रवाह। हम याद करें कि मॉन्टेन ने आत्मकथा ऐसे के रूप में लिखी थी। क्या आत्मकथा अपनी यात्रा में मुड़कर फिर अपने उद्गम पर जा पहुंची है? पश्चिम की आत्मकथा को हम यहीं छोड़ते हैं। अब हम देखें कि भारत में जब आत्मकथा लिखी गई तब उसकी परंपरा प्रेरणा क्या थी। इतना तो निश्चित है कि भारत में जब आत्मकथा लिखी गई तो उसकी प्रेरणा भारत में लिखी आत्मकथाएं नहीं थी। भारतीय आत्मकथात्मक लेखन से अपने प्रथम परिचय की बात जब मैं सोचता हूँ तब मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की रेमिनिसेंसेस याद आती है। अनुमानतः मैंने ये पुस्तक सदी के तीसरे दशक में कभी पढ़ी होगी। मूल बंगला कब लिखी गई होगी मुझे नहीं मालूम, पर निश्चय तीसरे दशक से बहुत पहले। इसमें टैगोर ने अपने लड़कपन की स्मृतियां संजोई हैं। इसी समय के आसपास यंग इंडिया के अंकों में मैंने गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पढ़ी होगी। पुस्तक रूप में ये संस्मरण तीसरे दशक के अंत तक प्रकाशित हो गए थे। जहाँ तक मुझे याद है उनका हिंदी अनुवाद भी शीघ्र ही प्रकाशित हो गया था। शायद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। उस समय तो मैंने नहीं समझा, पर आज मेरी धारणा है कि किसी रूप में किसी स्रोत से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की प्रेरणा रूसो के कन्फेशन से आई होगी। सबूत तो मैं नहीं दे सकता, इसलिए इतना मैं और जोर देना चाहूँगा कि प्रेरणा रूसो से न आई हो तो भी सत्य की स्वीकृति में गांधी जी उसी प्रकार की ईमानदारी, निर्भीकता और साहस दिखाते हैं जिस प्रकार रूसो दिखाता है। गांधी की आत्मस्वीकृति का ध्येय नैतिक है, मॉरल। रूसो का केवल मानव प्रकृति का उद्घाटन। नेचुरली मनुष्य जो करता है, बुरा अच्छा इससे संबंध नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी 1936 में प्रकाशित हुई। ये मूल रूप से एक राजनीतिज्ञ की आत्मकथा है। अपने विवाह का हाल वे एक पंक्ति में बताकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी इस आत्मकथा में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनमें नेहरू जी की रुचि की विभिन्नता, सरसता और काल्पनिकता बड़ी मनोज्ञ शैली में व्यक्त हुई है। किसी एक स्थान पर तो नहीं, पर विभिन्न प्रसंगों में नेहरू जी जहाँ भी अपने अंदर देखने का अवसर पाते हैं अवश्य देखते हैं। इस प्रकार आत्मकथा केवल देश की राजनीति में उनकी भूमिका नहीं बताती, बल्कि उनके चरित्र, स्वभाव और उनकी रुचि पर भी पर्याप्त प्रकाश डालती है। वास्तव में मेरी दृष्टि में आत्मकथा लेखक किसी भी क्षेत्र का हो, उसे अपने व्यक्तित्व का एक जीवंत और सुस्पष्ट रूप तो खड़ा करना ही चाहिए। साथ ही आदर्श आत्मकथाकार से मैं ये भी प्रत्याशा करूंगा उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा हो जिससे सामान्य मनुष्य उसके साथ किसी प्रकार का अपनत्व अनुभव कर सके। इसी को मैंने आत्मकथाकार की मानवीयता कही है। फिर भी यदि आत्मकथा की कोटि निश्चित करनी हो तो नेहरू जी की आत्मकथा को बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी की कोटि का कहना चाहूँगा। दोनों का एक शीर्षक होना कुछ संकेत देता है। आत्मकथा संबंधी देश विदेश की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के बाद हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा पर आते हैं। ये जनवरी 1947 में
साहित्य भंडार पटना द्वारा प्रकाशित की गई। मुख्य वितरणकर्ता थे भारती भवन मुजफ्फरपुर। इसमें रॉयल ऑक्टेवो के 659 पृष्ठ हैं, औसतन 15 शब्दों वाली 35 पंक्तियों के। इस प्रकार कुल आत्मकथा में लगभग 3,30,000 शब्द हैं। इसका दाम देश के लिए 12 रुपये और विदेश के लिए 1 पाउंड रखा गया था। इसका मूल रूप में दूसरा संस्करण नहीं हुआ। पुस्तक समर्पित की गई थी पिता तुल्य चिरस्मरणीय भाई की पुण्य स्मृति में, जिनका नाम महेंद्र प्रसाद था और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 8 वर्ष बड़े थे। उनकी मृत्यु 1934 में हो गई थी। इसका प्राकथन सरदार वल्लभ भाई पटेल से लिखाया गया था। इसके भीतरी फ्लैप पर डॉक्टर राधाकृष्णन, उस समय हिंदू विश्वविद्यालय काशी के वाइस चांसलर, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव और श्री वियोगी हरि की सम्मतियां भी छापी गई थीं। इन पर हम आत्मकथा का मूल्यांकन करते समय बाद को आएंगे। आत्मकथा 160 शीर्षकों के अंतर्गत लिखी गई है। अंत में एक परिशिष्ट भी जोड़ दिया गया है। इसकी प्रेस कॉपी वाल्मीकि चौधरी ने बनाई थी और प्रेस में भेजने के पूर्व आचार्य शिव पूजन सहाय ने बहुत परिश्रम से दोहराया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा क्यों लिखी? 1940 में राजेंद्र बाबू दमे से सख्त बीमार हुए और डॉक्टरों ने राय दी कि उन्हें कुछ समय किसी शुष्क स्थान में रहकर आराम करना चाहिए। सेठ जमुनालाल बजाज उन्हें राजस्थान के अपने पैतृक ग्राम सीकर लिवा ले गए। प्रस्तावना में राजेंद्र बाबू ने लिखा है, कोट्स, वहाँ ही स्मरण लिखने का आरंभ किया बिना कुछ सोचे विचारे। एक साधारण कारण यह भी हो सकता है, वृद्धावस्था आने पर अथवा किसी भीषण बीमारी के कारण मृत्यु की निकटता की आशंका होने पर भी आदमी पीछे की ओर देखने लगता है। आत्मकथाएं प्रायः ऐसी मनस्थिति में लिखी गई हैं। आत्मकथा आरंभ करने की बात उनके शब्दों में ही सुने। कोट्स, जब 1940 में स्वास्थ्य सुधार के लिए सीकर जयपुर राज्य गया था तो मैंने एक दिन अपने संस्मरण लिखने का विचार किया और लिखना भी आरंभ कर दिया। किसी से ये बात नहीं कही। मथुरा बाबू को भी, जो दिन रात साथ रहते थे, इसका पता कुछ दिनों तक नहीं लगा कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। मेरी आदत है कि सवेरे 4 साढ़े 4 बजे जाग जाया करता हूँ। उसी समय उठकर प्रतिदिन कुछ कुछ लिख देता, दूसरों के जागने से पहले ख़त्म कर देता। वहाँ थोड़ा ही लिखा जा सका, वहाँ से लौटने पर फिर समय ही न मिला। शेष भाग इसका बांकीपुर जेल में 1942 में लिखा गया। 2 बरस बाद 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होकर वे जेल में पहुँचे। तब उन्होंने इस अधूरे संस्मरण को पूरा करना चाहा। कुछ भाग लिखा था कि अंग्रेजी में इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लिखने की योजना बन गई और उसमें उनका काफ़ी समय लग गया। छूटे काम को फिर लेने के पहले उनके मन के तर्क वितर्क को उन्हीं के शब्दों में सुने। कोट्स, कभी कभी दिल में ये विचार भी उठता कि इस संस्मरण की ज़रूरत या उपयोगिता ही क्या है। मैंने जो कुछ किया या पाया है वो दूसरों के साये में रहकर, पहले अपने भाई के और पीछे महात्मा गांधी के। मेरी कोई ऐसी हस्ती नहीं कि मेरा हाल दूसरों के लिए जानना ज़रूरी हो अथवा दूसरे उससे कुछ सीख सकें। हाँ, मैं सार्वजनिक कामों में, विशेषकर कांग्रेस संबंधी कामों में लगा रहा हूँ। यदि उसके संबंध में मैं अपने संस्मरण लिख दूँ तो शायद लोगों को कुछ बात मालूम हो जाए। पर इतिहास की दृष्टि से इस संस्मरण का कुछ मूल्य नहीं, क्योंकि मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में बहुत कुछ लिखा नहीं। अगर कुछ लिखा भी है तो उसकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित नहीं रखी। और लोगों ने सार्वजनिक घटनाओं के संबंध की सामयिक सामग्री जमा कराई है, मैंने वो भी नहीं किया। कुछ लोगों के महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार दूसरों के साथ हुए हैं, मैंने स्वभाव से ही ऐसा कुछ नहीं किया है। और यदि कुछ किया भी हो तो उसकी भी प्रतियां मेरे पास नहीं हैं। कुछ लोग रोज़नामचा
लिखा करते हैं, जिसमें सभी घटनाओं का प्रतिदिन उल्लेख हुआ करता है। मैंने ये अभ्यास भी नहीं किया, इसलिए अपनी स्मरण शक्ति के सिवा संस्मरण लिखने का कोई दूसरा साधन मेरे पास नहीं था। इतिहास की दृष्टि से केवल संस्मरण शक्ति पर निर्भर संस्मरण की भी कोई प्रामाणिकता नहीं हो सकती। इन्हीं कारणों से कभी कभी ये विचार उठता कि मेरा संस्मरण लिखना केवल अहमन्यता है, इससे दूसरों को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। तो भी जब एक बार काम शुरू कर दिया तब उसे पूरा कर देना ही ठीक जंचा। इस प्रकार रामगढ़ कांग्रेस के समय तक के संस्मरण मैं जेल में लिख सका। कोट्स बंद। अपने संस्मरण के संबंध में राजेंद्र बाबू की अपनी राय सुने। एक प्रकार से ये संस्मरण सच्चा संस्मरण है, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं बातों का उल्लेख है जो लिखते समय स्मृति में आ गईं। इसलिए बहुत संभव है कि बहुतेरी महत्वपूर्ण बातों और घटनाओं का जिक्र ही न हो। कहीं कहीं देश काल के निर्देश में भी भूल हो। कुछ बातों का जो गलत असर दिल पर रह गया है वही इसमें आ गया हो। पर एक बात मैं कह सकता हूँ, जानबूझकर कोई गलत बात नहीं लिखी गई है। मित्रों का अनुरोध है ये संस्मरण प्रकाशित किया ही जाए। उन्होंने दूसरों को इसे दिखलाया जो ऐसी चीज़ों को परखने के अधिकारी हैं। उनकी भी राय हुई कि इसे प्रकाशित करना ही चाहिए, विशेषकर इसलिए कि मैंने इसे हिंदी में लिखा है। इसलिए बाकी हिस्सा जेल से बाहर निकलने के बाद 1946 के जुलाई अगस्त में पिलानी में बैठकर लिख रहा हूँ। 24 अगस्त 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा समाप्त कर दी, पर तब से छपने के पूर्व की घटनाओं को देकर वे आत्मकथा को अद्यतन बना देना चाहते थे। ये उन्होंने परिशिष्ट के द्वारा किया, जो 8 जनवरी 1947 को लिखा गया। इस प्रकार ये आत्मकथा 6.5 वर्षों में 4 स्थानों में बैठकर लिखी गई, सीकर, बांकीपुर जेल, पिलानी और दिल्ली में। आत्मकथा लिखने के पीछे की प्रेरणा के संबंध में मेरी एक कल्पना है। महात्मा गांधी की आत्मकथा 1921 पर समाप्त हो गई थी। यदि उसमें उन्हें केवल 4 बार याद किया गया था तो उसे अपर्याप्त नहीं कह सकते। उस समय तक उनका विशेष कार्य चंपारण आंदोलन तक सीमित था। नेहरू जी की आत्मकथा 36 पर समाप्त हुई। इन 15 वर्षों में राजेंद्र बाबू का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक ही नहीं हो गया था, वो बहुत महत्वपूर्ण भी था। 1934 में उन्हें कांग्रेस का सभापति बनाया गया था, जो राष्ट्र नेताओं के लिए उन दिनों सबसे बड़ा सम्मान गिना जाता था। पर नेहरू जी की आत्मकथा में राजेंद्र बाबू का नाम केवल एक बार आता है। नेहरू जी की आत्मकथा में गांधी जी का 116 बार। गांधी जी के कांग्रेस में आने के बाद से 1936 तक का, उस समय तक का जो प्रामाणिक लेखा जोखा था, वो इन्हीं दोनों आत्मकथाओं में, महात्मा गांधी के एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी, या 1935 में प्रकाशित पट्टा भी सीतारामैया के कांग्रेस के इतिहास में, और उनमें निश्चय राजेंद्र बाबू के कार्यकलापों के प्रति न्याय नहीं किया गया था। आत्मकथा लिखने के संबंध में उनके एक वाक्य को मैं रेखांकित करना चाहूँगा। हाँ, मैं सार्वजनिक कामों में, विशेषकर कांग्रेस संबंधी कामों में लगा रहा हूँ। यदि उसके संबंध में मैं अपने संस्मरण लिख दूँ तो शायद लोगों को कुछ बात मालूम हो जाए। इस वाक्य से क्या यह ध्वनि नहीं आती कि कांग्रेस में जो काम मैंने किया है वो लोगों को नहीं मालूम है, उन्हें मालूम होना चाहिए। और राजेंद्र बाबू की आत्मकथा जिस रूप में हमारे सामने है, उसमें उनके जीवन का यही रूप सबसे अधिक उजागर किया गया है। एक अर्थ में
राजेंद्र बाबू की आत्मकथा उसी प्रकार राजनीतिक कही जा सकती है जिस प्रकार नेहरू जी की, जिस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन की। प्रारंभ में अवश्य वे अपने वैयक्तिक जीवन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। उससे संबद्ध कुछ अध्यायों के शीर्षक ये हैं: मेरे पूर्वज, मेरे भाई बहन, मौलवी साहब, गांव का जीवन, अंग्रेजी शिक्षा शुरू, विवाह, हथुआ स्कूल में दाखिला, कॉलेज में दाखिला, परीक्षा के प्रति अश्रद्धा। 10वें अध्याय पर बंग भंग का आंदोलन आ जाता है और राजेंद्र बाबू की राजनीतिक रुचि आरंभ हो जाती है। उसके बाद 150 अध्यायों में शायद 5 अध्याय आपको ऐसे मिलें जिनमें राजेंद्र बाबू अपने या अपने घर परिवार के बारे में कुछ कहते हैं। कई बार वे इस बात को दोहराते हैं कि घर परिवार से उनका संबंध बहुत कम रहा है। विशेषकर राजनीति में आने पर, देश सेवा का व्रत लेने पर, गांधी जी की फांस में फंस जाने पर, ये उन्हीं के शब्द हैं, गांधी जी की फांस में फंस जाने पर, कांग्रेस के कार्यों में बझ जाने पर, कहीं कहीं इस संबंध में उनके कथन बड़े मार्मिक हो गए हैं। घर से उनका संबंध जो नहीं रहा। अपने वैयक्तिक जीवन के बारे में वे कहते हैं, कोट्स, पर्दा के कारण इस तरह स्त्री पुरुषों की मुलाकात होती रात को परिवार के सब लोगों के सो जाने पर। मैं तो लड़कपन से ही घर से बाहर ही रहा। जब कभी घर पर छुट्टियों में जाता तभी मुलाकात का मौका होता, और वो भी इस प्रकार से। इसलिए गरचे आज विवाह हुए 40-45 वर्ष हो गए होंगे, 12 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी, पर शायद ही सब दिनों के गिनने के बाद भी हम दोनों इतने महीने साथ रहे। ये याद करते हैं। पढ़ने का समय पटना, छपरा, कलकत्ता में कटा। वकालत के ज़माने में भी मैं कलकत्ते में बराबर अकेला ही रहा, और पटने आने पर भी 2 ही एक बार घर के लोग, पत्नी के लिए पत्नी नहीं लिखते, घर के लोग लिखते, जिसका मतलब है पत्नी। घर के लोग, ब्रैकेट में मेरा शब्द है, जिससे तात्पर्य उनका अपनी पत्नी के साथ थोड़े दिनों के लिए रहे। असहयोग आरंभ होने पर तो घर जाने का समय भी कम मिला, और घर के लोगों को साथ रखने का न तो सुविधा था और न काम की झंझटों से फुर्सत। घर परिवार से अपने असंबंध को वे भाई की मृत्यु पर भी याद करते हैं। कोट्स, इस तरह सभी इष्ट मित्रों के बीच बाल बच्चों से घिरे हुए उन्होंने शरीर त्याग किया। हम सब राम राम ले रहे थे, गीता पाठ कर रहे थे। हम सब के लिए तो आफत का पहाड़ टूट पड़ा। हमने घर से कभी संबंध ही न रखा था। सब कुछ वही करते थे। जब मैं वकालत कर रहा था और रुपए कमा रहा था, तब भी वही मेरी देखभाल करते थे। जब मैं असहयोग करके फक्कड़ बन गया, तब भी वही मेरी देखभाल करते थे। घर से संबंध नहीं है। इस वास्ते घर का कोई हाल आत्मकथा में इसकी प्रत्याशा करना एक प्रकार की गलती होगी, वो स्वयं कहते हैं। राजेंद्र बाबू की स्मृति बहुत अच्छी थी। 1905 के वंग भंग आंदोलन से लेकर 1946 में दरमियानी सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए दरमियानी सरकार कहते हैं, बनने तक इस देश की शायद ही कोई राजनीतिक घटना हो जिसका जिक्र आत्मकथा में नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने प्राकथन में कहते हैं, सन 1905 में वंग भंग के ज़माने से ही राजेंद्र बाबू पर देशभक्ति का रंग चढ़ने लगा था। इसी समय से वे अपने जीवन में उस ओर क्रम क्रम से बराबर आगे ही बढ़ते गए हैं। सन 1917 में चंपारण की लड़ाई के समय उन्होंने गांधी जी के कदमों पर चलकर फकीरी अपनाई। इसके बाद की उनकी आत्मकथा हमारे देश के पिछले 30 वर्षों के सार्वजनिक जीवन का इतिहास बन जाती है। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए कि आत्मकथा का कितना भाग देश के सार्वजनिक जीवन का इतिहास है, ये जानना रोचक होगा कि 161 अध्यायों में चंपारण 21वें अध्याय पर आ जाता है। यानी 140 अध्याय में सिर्फ देश का इतिहास है। अच्छी स्मृति वरदान है तो अभिशाप भी है। आत्मकथा लिखते हुए राजेंद्र बाबू को बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं और बहुत से छोटे छोटे लोग भी याद आ जाते हैं, और उनके बारे में लिखने का लोभ वे नहीं
संवरण कर पाते। इससे विषयांतर भी हुआ है और आत्मकथा का कलेवर भी बढ़ा है। मेरी समझ में अच्छे आत्मकथाकार को ये भी जानना चाहिए कि उसे क्या छोड़ना है। उदाहरण के लिए उन्होंने कतिपय विस्तार से खलील का जिक्र किया है, जिसने असहयोग के समय प्रसिद्ध गीत लिखा था, भारत जननी तेरी जय हो, और जिसने बाद को खलील दास के नाम से भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए। बब्बन सिंह का जिक्र किया है, जिसने खादी प्रचार के जोश में अपनी ज़मीन और पत्नी के जेवर बेच दिए थे, जिसकी मृत्यु पर उनकी पत्नी राम सूरत एक उचित तरीके से सती हो गई थी। हरिहर प्रसाद सिंह का जिक्र किया है, जो प्रतिभावान वकील थे और जो अपनी प्रतिभा का भार न सह सकने के कारण पागल के दौरे में मरे थे। इस प्रकार कई बहुत सी छोटे लोग और ऐसे अप्रासंगिक घटनाएं आती हैं, जिनसे जो अगर न भी होती तो मेरा ख्याल है आत्मकथा शायद उसमें अधिक कसा हुआ था। इसका आकार जो इतना बढ़ गया, इसका कारण ही ये है कि राजेंद्र प्रसाद अपनी स्मृति के बहाव में बराबर चले जाते हैं और बहुत सी अमहत्वहीन महत्वपूर्ण घटनाएं वो बराबर देते जाते हैं। राजेंद्र बाबू के राजनीतिक जीवन के क्रियाकलाप की कुंजी सिर्फ एक है। कांग्रेस के बड़े नेताओं में गांधी जी के प्रभाव में आने वाले वे सबसे पहले व्यक्ति थे, और एक बार उन्होंने गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार किया तो फिर न कभी उनका विरोध किया, न उनसे अलग जाने की बात सोची, और न कभी उनके आदेश का उल्लंघन किया। उनके राजनीतिक जीवन में कई बार ऐसे अवसर आए जब किसी तरह का काम लेने से उनके मन में हिचक थी, संकोच था, पर जैसे ही गांधी जी का आदेश हुआ या उनका संकेत मिला, उन्होंने अपने तर्क वितर्क को भुला दिया, दिए हुए काम को उठा लिया और उसे जिम्मेदारी के साथ निभाया। चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने पर कई बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी से अपनी असहमति व्यक्त की थी, पर राजेंद्र बाबू ने नहीं। काउंसिलों में जाने के प्रश्न पर कांग्रेसी नेताओं के दो दल हो गए थे, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। राजेंद्र बाबू नो चेंजर बने रहे। त्रिपुरी कांग्रेस के अप्रिय प्रसंगों के बाद सुभाष बाबू के सभापतित्व से इस्तीफा दे देने पर राजेंद्र प्रसाद को इस पद के स्वीकार करने में संकोच था। वे लिखते हैं, लोगों का ख्याल हुआ कि सुभाष बाबू के इस्तीफा देने पर मैं ही सभापति बनाया जाऊंगा। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक तो मैं इस तरह के झगड़े से हमेशा बचना चाहता हूं। मैं समझता था कि जब तक फिर कांग्रेस न हो और नया सभापति न चुन लिया जाए, तब तक गड़बड़ी मचती ही रहेगी और मैं इस झंझट को नहीं संभाल सकूंगा, क्योंकि मेरा मिजाज ही ऐसा नहीं कि झगड़े कर सके। दूसरे, त्रिपुरी के बाद बिहार में ही कांग्रेस आमंत्रित थी और मुझे उसके लिए भी प्रबंध करना था। इन सब विचारों से मैं ये नहीं चाहता था कि सभापति बनाया जाऊं, पर जब महात्मा गांधी ने दूसरा उपाय न देखकर मुझे आज्ञा दी कि मुझे ये भार उठाना ही पड़ेगा, तब मैं इनकार नहीं कर सका। कई जगह इस तरह के उदाहरण हैं जब कोई काम नहीं करना चाहते और गांधी जी कह देते हैं, या गांधी जी का नाम ले लिया जाता है, या कोई कहता है गांधी जी ये चाहते हैं कराना, तो वो फौरन तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार 1946 में जब दरमियानी सरकार में उन्हें मंत्रिपरिषद में लेने की बात उठी तो वे उसके लिए तैयार नहीं थे। वे लिखते हैं, कोट्स, वर्किंग कमेटी के सामने नामों के चुनने का जब प्रश्न आया तो उन नामों में मेरा नाम भी आया। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक तो मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि बहुत परिश्रम कर सकूं, दूसरे इस प्रकार के काम का मुझे बिल्कुल तजुर्बा नहीं था। तीसरे, मैं समझता था बाहर रहकर जैसे मैं उस समय तक काम करता आ रहा था वैसे ही काम करते रहना मेरे मिजाज के मुआफिक था। चौथे, दिल में कुछ नैतिक दुविधा भी मालूम होती थी। अभी तक मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, अब मैं सरकार बनने जा रहा हूँ। नैतिक दुविधा भी थी। मैंने अपनी कठिनाइयों को पूज्य महात्मा जी के पास अकेले में जाकर कहा। उन्होंने राय दी कि मुझे मंजूर कर लेना चाहिए। इसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को नहीं रह गया था। आत्मकथा में ऐसे और भी कई कामों का जिक्र है जिनमें न उनकी विशेष रुचि थी और न जिनका उन्हें विशेष ज्ञान या अनुभव था, पर केवल गांधी जी की इच्छा पूर्ति के लिए वे करते रहे
उदाहरणार्थ उनका गो सेवा सम्मेलन से संबद्ध होना। 1946 के प्रारंभ में वर्धा के जानकी देवी बजाज और श्री राधा कृष्ण बजाज का पत्र आया कि इस बार गो सेवा सम्मेलन का मैं सभापति बनूं। उसमें यह भी लिखा था कि बापूजी की इच्छा है कि मैं ये पद स्वीकार करूं। यूं तो जानकी देवी जी का कहना ही काफ़ी था, इस पर बापूजी की आज्ञा मैंने स्वीकार कर लिया। जहां बापूजी का आज्ञा या उनका आदेश या उनका संकेत मिला है, उसके बाद राजेंद्र बाबू अपना सोचना विचारना बंद कर देते हैं। मनसा वाचा कर्मणा गांधी जी के आदेशों के प्रतिकूल न जाने में राजेंद्र बाबू की केवल अनुशासन प्रियता नहीं थी, कांग्रेस की एक डिसिप्लिन थी। इतना ही नहीं था, महात्मा गांधी के प्रति उनके मन में अपार आदर था, विश्वास था, श्रद्धा थी। अंत में आत्मकथा लिखने में जो मोटो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने सामने रखा था, वो शायद ये था, अपने प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात, सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। इससे मैं सहमत नहीं हूं। सत्य तो अप्रिय होता ही है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा मूल रूप से राजनैतिक कार्यक्षेत्र के क्रियाकलापों की कथा है। ये बात सर्वविदित है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ कटु अप्रिय कहने से बचा नहीं जा सकता। जवाहरलाल जी ने अपनी आत्मकथा में कतिपय व्यक्तियों और संस्थाओं की खरी आलोचना की है। आई हैव क्रिटिसाइज्ड रादर सीवियरली। और सत्य तो किसी रूप में निर्मम होता ही है। महात्मा गांधी ने अपने सत्य के प्रयोग में भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जो संबद्ध व्यक्तियों को अप्रिय एवं कटु लग सकती। उन्होंने तो अपनी पत्नी की चोरी भी खोल दी। अब ये अप्रिय बात नहीं है तो क्या है? अगर कहते कि मां ब्रूया सत्यम अप्रियम, तो उसे छिपा के रखते। इसीलिए मैंने कहा है कि रूसो के कन्फेशंस की जो स्पिरिट है, वही सत्यना प्रयोगों की भी स्पिरिट है। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात उनके ऊपर बड़ा भारी कर्ज हो गया था। उन्होंने अपनी रही सही जिम्मेदारी बेचकर उसे चुकाया। कई अप्रिय प्रसंग हैं, लेकिन वो नाम नहीं देते, या कोई अप्रिय प्रसंग उस पर लिखते हैं कि इस पर कहना जरूरी नहीं है, या इस तरह कहते हैं कि जिस आदमी के बारे में लिखा गया है उसके बारे में किसी तरह की बुरी भावना आपके मन में न उठे। कोट्स, महाजन लोगों ने प्रायः सभी एक को छोड़कर बहुत अच्छी तरह पेश आए। एक महाशय ने कसकर सूद ब्याज लिए 1 पैसा भी, जैसा सभी महाजन फारखती यानी चुकाना जिस वक्त होता है फारखती के समय किया करते हैं, नहीं छोड़ा। और सबों ने भाई साहब की मृत्यु के बाद से अदाकारी के दिन तक, जो उसके 7-8 महीने बाद हुई, ब्याज नहीं लिया। पर उस कंजूस मक्खी चूस का वे नाम नहीं बताते और न उसके लिए एक भी कटु शब्द कहते हैं। मैं तो एक पूरा पैराग्राफ इस आदमी के बारे में लिखता। कांग्रेस के इतिहास से विज्ञ जानते हैं कि डॉक्टर सैयद महमूद भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होने पर जेल से माफी मांगकर बाहर आ गए थे। इस पर राजेंद्र बाबू क्या लिखते हैं, उन्हीं के शब्दों में। कोट्स, यहां पर यह कह देना अनुचित न होगा कि डॉक्टर सैयद महमूद सत्याग्रह के विरुद्ध थे। पीछे जाकर उन्होंने ये गलती की जिसका जिक्र जरूरी नहीं, पर उनका ये कहना सत्य था कि वे सत्याग्रह के विरुद्ध थे। कोट्समन, राजेंद्र बाबू यह कहकर दिखा देना चाहते हैं कि इसलिए उनका माफी मांगकर बाहर निकलने का काम सिद्धांत विरुद्ध नहीं था। वो शुरू से ही सत्याग्रह के विरुद्ध थे, जेल चले गए थे, माफी मांग के चले आए। ऐसी सद्भावना और उदारता के और भी उदाहरण आत्मकथा में मिलेंगे। गांधी जी की आत्मकथा में एक अध्याय है द जेंटल बिहारी। ब्रजकिशोर बाबू चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र बाबू के सहकर्मी थे। उनके बारे में वे लिखते हैं, ही इम्प्रेस्ड मी दिस टाइम with his humility
simplicity, goodness, and extraordinary faith so characteristic of the Bihari. उनकी विनम्रता, सरलता, सज्जनता और असाधारण आस्था से बहुत प्रभावित हुआ, जो गुण बिहारियों की खास पहचान है। मैं कहना चाहूँगा कि आत्मकथा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो रूप मेरे सामने खड़ा होता है, वो एक असामान्य होकर भी सामान्य बिहारी का विनम्र, सरल, सज्जन, असामान्य रूप से आस्थावान का। धन्यवाद।